So students, again I am going to give the revision of the chapter heredity because so many students was absent in previous classes. सबसे पहले जब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे हमें पता करना है कि ये टर्म आई कहाँ से, हेरिडिटी, और हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, राइट. देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज वन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज नोन एज जेनेटिक्स. And genetics is a branch of biology in which we study about the genes and the characters that are transferred with the help of genes. तो ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं और किस तरह से ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, वो ब्रांच जेनेटिक्स कहलाती है. और जेनेटिक्स की ही एक टर्म है हेरिडिटी, जो सबसे पहले किसने दिया था? There were a man who is Gregor John Mendel. He introduced the heredity. इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है और फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स और फादर ऑफ हेरिडिटी. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटी होता क्या है. हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं. रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, पर वो ट्रांसफ़र होता कैसे है, ठीक है, उस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलेंगे. तो हेरिडिटी क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या इसको आप एक और टर्म दे सकते हैं, इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स. इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. व्हाट इट मीन? ऐसा प्रोसेस जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं. कहाँ से? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. इनहेरिटेंट मीन्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मदर से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स बोलते हैं. और ये जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र की जेनेटिक इंफॉर्मेशन और इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स को, इसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे. And who is the father of heredity or father of genetics? He is Gregor John Mendel. Right? तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है? हेरिडिटी आपको पता चल गया, इनहेरिटेंट कैरेक्टर पता चल गया. बहुत बार मैं बच्चों को ये भी बता चुकी हूँ जीन्स क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है. अगर नॉर्मल टर्म में हम इसको देखें, किसी से पूछें व्हाट इज़ जीन्स, डीएनए एंड क्रोमोजोम, हर कोई क्या बोलेगा? इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल. और जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन क्या है? इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो जब ये तीनों ही जेनेटिक मटेरियल है तो इनको अलग अलग टर्म क्यों दिया गया? क्यों जीन कहा गया, क्यों डीएनए कहा गया, क्यों क्रोमोजोम कहा गया? बहुत बार इस चीज़ को मैं बता चुकी हूँ, आज मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर का बेस यही है. तो आप लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोजोम, जीन्स एंड डीएनए. जेनेटिक मटेरियल बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. इट इज़ फाउंड इन अ सेल ऑर्गेनी दैट इज नोन एज न्यूक्लियस. कौन सी सेल ऑर्गेनी में होता है? इट इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस तो सबने पढ़ा है. इट इज़ द मेन सेल ऑर्गेनी दैट इज फाउंड बिहाइंड द सेंटर और नियर बाय द सेंटर ऑफ द सेल. जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस. ये अलग चीज़ है. न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की सिंथेसिस होती है. अगर नहीं पता हो तो आज पता कर लेना. न्यूक्लियोलस में क्या होगा? इट इज़ न्यूक्लियोलस. राइबोसोम सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियोलस. इसके अलावा इसका जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियस का, उसको हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियोप्लाज्म. और ये जो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, दैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. इनिशियली जब सेल रेस्टिंग फेज में है, ये डिवाइड नहीं हो रही, उस टाइम इस जेनेटिक मटेरियल को हम बोल देते हैं क्रोमेटिन फाइबर. क्या बोल देंगे? क्रोमेटिन फाइबर. जब एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है और सेल रेस्टिंग फेज में है, इट इज़ नॉट गोइंग टू डिवाइड एट दैट टाइम. जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज क्रोमेटिन
फाइबर, राइट। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही सेल डिवीजन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, क्रोमेटिन फाइबर में कंडेंसेशन होने लगता है एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स। एंड इन ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स फाउंड, बहुत बार बताती हूँ 46 क्रोमोसोम है, या हम कह सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन। तो अगर हम एक सिंगल क्रोमोसोम को उठा के इसकी स्टडी करें, मैंने क्रोमोसोम लिया और इसके छोटे से पार्ट की स्टडी किया, तो मुझे क्रोमोसोम के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर पाया गया, छोटा छोटा सेगमेंट्स मिले जो डबल स्ट्रैंड्स के बने हुए थे, 2 स्ट्रैंड्स के बने थे, और इन सेगमेंट्स को कहते हैं हम DNA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और जब एक सिंगल DNA को उठा के मैंने इसकी स्टडी की, मैंने एक सिंगल DNA उठा लिया, तो DNA के ऊपर मुझे मिले बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, पर्ल की तरह, छोटे छोटे मोती की तरह स्ट्रक्चर्स लगे हुए नजर आए, और इन स्ट्रक्चर्स को मैंने बोला जीन्स, राइट। क्या है इन तीनों में रिलेशन? जीन्स आर द स्मॉलेस्ट हेरिडिटी यूनिट, so many genes combined together, so many genes are present on a single DNA, and so many DNA segments combined together and form a chromosome, right। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है बेटा, हर एक कैरेक्टर के लिए एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर से आई कलर ऑफ स्प्रिंग में गया है, तो उस आई कलर को लेके एक अलग जीन गया होगा, नोज की शेप को लेके अलग जीन गया होगा। अगर मदर या फादर के अंदर कोई सिंड्रोम है, उसको कैरी करके कोई और जीन ले गया होगा। व्हाट इट मीन, जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के अंदर, उतने ही जीन्स होते हैं। ईच जीन इज स्पेसिफिक टू ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है। तो हर एक कैरेक्टर को कौन ट्रांसफर करके ले जा रहा है? जीन। इसीलिए जीन को कहा जाता है हेरिडिटी यूनिट। यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है जो आपके पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन करती है। तो जीन इज एन हेरिडिटी यूनिट दैट ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर आपसे जीन्स कोई पूछेगा, आप क्या बोलोगे? इट इज द हेरिडिटी यूनिट दैट ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, because so many genes are present in a single segment of DNA, right, and multiple segments combine together and form a chromosome। तो सबसे छोटी इकाई हेरिडिटी की किसको बोला गया है? जीन को बोला गया है। यूनिट क्या है? हेरिडिटी यूनिट का जीन। तो ये तो मैंने आपको इसलिए क्लियर किया क्योंकि आपको यहाँ क्लियर हो जीन्स क्या है, DNA क्या है और क्रोमोसोम क्या है। अब हेरिडिटी में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? गिलबर्ट जॉन मेंडल है। और ये क्यों है, इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है, आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट नहीं थे। ही वाज द प्राइस्ट इन अ चर्च, और वहाँ के चर्च के गार्डन की टेकिंग केयर किया करते थे। एक बार ये इनको ऐसा लगा कि मैं हमेशा सीड सेम ही डालता हूँ किसी भी प्लांट के लिए, लेकिन मुझे वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स मिलते हैं। व्हाट इट मीन, कोई भी क्रॉप मैं अगर ग्रो कर रहा हूँ तो कोई प्लांट छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ज़्यादा फ्रूट्स देता है या सीरियल्स दे रहा है, कोई कम सीरियल्स दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? सीड तो सबके सेम है, तो थोड़ा बहुत जो वेरिएशंस है वो कैरेक्टर्स में क्यों है? तो इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जॉन मेंडल ने डिसाइड किया कि मैं इस पर स्टडी करूँगा, एंड आई वांट टू नो अबाउट दैट फैक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या दिस इंफॉर्मेशन दैट आर गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो गिलबर्ट जॉन मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए जो चूज़ किया था, वो किसको चूज़ किया था? देयर इज़ अ प्लांट, पी प्लांट, और पी का बोटेनिकल नेम क्या होता है आपको पता होना चाहिए? पाइसम सटाइवम। द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइसम सटाइवम, और इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए। साइंटिफिक नेम, जीनस हमेशा कैपिटल होगा, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, एंड बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइन। तो पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, जिस पर मेंडल ने स्टडी किया, और मेंडल ने 14 ईयर्स तक स्टडी की थी। उसके बाद अपने कंक्लूजन दिए। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज़ की? What are the characteristic of pea plant that was chosen by the Mendel? क्यों ऐसा क्यों था कि pea plant ही चूज़ किया? तो उसके बहुत से रीज़न थे। अवेलेबिलिटी, पहली चीज़, बहुत ईजिली अवेलेबल होता है ये, तो ड्यू टू द ईजिली अवेलेबिलिटी।
दूसरा जो रीजन था वो ये था, पी प्लांट जो है बाइनियल प्लांट होता है। व्हाट इज बाइनियल प्लांट, मैं आपको बता चुकी हूँ। बाइनियल, एनुअल और पेरिनियल, इसमें डिफरेंस क्या होता है। एनुअल जो पूरी एक साल में केवल एक बार अपना रिजल्ट देता है, व्हाट इट मीन, एक बार ही फ्रूट्स या वट एवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट वो कवर करेगा। बाइनियल जो एक साल में 2 बार अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, तो 2 बार कंप्लीट करेगा तो रिजल्ट कैसे देगा, 2 टाइम्स देगा विद इन अ ईयर। पेरिनियल जो मल्टीपल ईयर्स में एक बार अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, बहुत सालों में एक बार ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, बिकॉज इट इज बाइनियल इन नेचर। एक साल में 2 रिजल्ट देगा, 2 बार अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, तो जब जितने ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे उतनी जल्दी हमें कंक्लूजन मिलेगा। दैट्स व्हाई ही हैज चूजन द पी प्लांट। थर्ड रीजन था, पी प्लांट में वैराइटीज बहुत होती हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत होते हैं, वेरिएशंस बहुत होते हैं। तो जितने ज़्यादा वेरिएशंस होंगे उतने ही हमें डिफरेंट काइंड के रिजल्ट्स मिलेंगे और हम इजीली कंक्लूजन कर सकते हैं, व्हाट वाज द कंक्लूजन, उस पर आ सकते हैं। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जिसकी वजह से पी प्लांट को मेंडल ने चूज किया था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मेंडल ने पी प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया था अपनी स्टडी के लिए। So Mendel has chosen the 7 characteristic and each characteristic has the 2 traits. तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए what are characteristics and what are traits. कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है। करेक्टर कहते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या नेचर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ हाइट, अगर मैंने किसी ह्यूमन की हाइट की बात की तो उसके 2 जो वेरिएशन हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। हाइट जब भी दिमाग में आता है तो या तो लंबा होगा या छोटा होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है, या कोई भी स्पेसिफिक नेचर है, उसके जो 2 डिफरेंट वेरिएंट होते हैं उनको हम बोलेंगे ट्रेट्स, राइट। तो ट्रेट्स में भी मेंडल ने जब ट्रेट्स लिए थे तो 2 तरह के ट्रेट्स लिए थे, एक डोमिनेंट ट्रेट लिया था और दूसरा रिसेसिव लिया था। अब डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं वो पहले समझ लीजिए आप। There are 2 kind of traits found, dominant traits and recessive traits. घर में बोलते हैं डोमिनेंट टर्म बहुत यूज़ किया जाता है। कभी कभी हम बोलते हैं कि मेरे घर में मेरे फादर डोमिनेंट हैं, या किसी के घर में किसी की मदर डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब होता है फुल एंड फाइनल डिसीजन जो भी फैमिली का होगा वो डोमिनेंट पर्सन के हाँ होने पर ही होगा, राइट। और रिसेसिव होता है जो डोमिनेंट के सामने खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, अपनी बात रख ही नहीं पाता है। इसी तरह से यहाँ 2 ट्रेट्स होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स जो खुद एक्सप्रेस होगा लेकिन रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, इसे हमेशा सप्रेस रखेगा, दबा के रखेगा। और रिसेसिव ट्रेट जो कभी एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएंगे डोमिनेंट की प्रेजेंस में, ये तभी एक्सप्रेस हो पाएंगे जब दोनों ही आपके ट्रेट्स रिसेसिव हों, राइट। तो यहाँ पे भी आपको डोमिनेंट ट्रेट पता रखना है जिसकी डोमिनेंसी होती है, जो खुद एक्सप्रेस होता है, और रिसेसिव जो हमेशा सप्रेस रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे पी प्लांट्स के अपनी स्टडी के लिए। तो वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे पी प्लांट्स के, और उसके डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स क्या थे। डोमिनेंट ट्रेट एंड द सेकंड वन इज रिसेसिव ट्रेट। फर्स्ट कैरेक्टर जो मेंडल ने लिया था दैट इज द प्लांट हाइट। पी प्लांट की हाइट ली थी, और प्लांट हाइट के डोमिनेंट ट्रेट होगा टॉलनेस, एंड द रिसेसिव ट्रेट इज ड्वार्फनेस। पी प्लांट का डोमिनेंट ट्रेट क्या है आपका, टॉलनेस, एंड द रिसेसिव वन इज ड्वार्फनेस। राइट। इसी तरह से सेकंड जो कैरेक्टर दिया था बेटा दैट इज सीड कलर। सीड कलर भी इन्होंने 2 लिए थे, येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रिसेसिव था। नेक्स्ट फिर इन्होंने थर्ड कैरेक्टर लिया सीड शेप।
सीड शेप में डोमिनेंट था राउंड और रिसेसिव था रिंकल्ड। देन पोड कलर, पोड कहते हैं मटर की फली को। पोड कलर में डोमिनेंट था ग्रीन, मोस्टली आपने देखा होगा फली ग्रीन होती हैं, बहुत ही कम होती हैं जो येलोइश होती हैं। एंड सेकेंड रिसेसिव येलो। पोड कलर के बाद फिर इन्होंने लिया फ्लावर कलर। मोस्टली पीट प्लांट में जो फ्लावर होता है पर्पल होता है, डोमिनेंट पर्पल होता है, कभी कभी वाइट फ्लावर भी आपको देखने को मिलते हैं, डेट इज द रिसेसिव कैरेक्टर। फिर लिया इन्होंने फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन इन्होंने लिया था एक्साइल एंड टर्मिनल। एक्साइल टर्मिनल का मतलब हो गया, दो तरह से आपने देखा होगा फ्लावर ग्रो होते हैं। मान लीजिए ये स्टेम है, कुछ में साइड ब्रांचेस पे फ्लावर ग्रो होंगे और ये स्टेम आगे बढ़ती चली जाती है। कुछ में टर्मिनल, ऊपर की साइड ही फ्लावर ग्रो हो जाता है, टर्मिनल एंड पे हो जाता है, टॉप पे हो जाता है और फिर आगे इसकी हाइट नहीं बढ़ती। तो ये पोजीशन एक्साइल पोजीशन कहलाती है फ्लावर की, और टिप पर अगर फ्लावर ग्रो हो रहा है उसे हम टर्मिनल पोजीशन बोलते हैं। तो जो फ्लावर पोजीशन में एक्साइल पोजीशन है डेट इज द डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज द रिसेसिव वन। और एक लास्ट कैरेक्टर जो लिया था वो लिया था पोड का शेप, फली की शेप। मोस्टली फली आपकी कैसी होती है, फ्लैट होती है, इन फ्लैट एंड, और कुछ आपकी कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है इस तरह से, राइट। तो फ्लैट एंड जो था वो इनका डोमिनेंट था, फ्लैट फली, फ्लैट एंड या इन फ्लैट एंड भी इसको बोल देते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो था वो इनका रिसेसिव कैरेक्टर था, कॉन्स्ट्रिक्टेड। So these are the 7 characters that were taken by the Mendel for the study। और इन कैरेक्टर्स को लेके इन्होंने 14 साल तक स्टडी किया। उसके बाद 2 लॉ दिए थे या 2 टाइप के क्रॉस कराए थे और 3 लॉज दिए थे, सॉरी 2 टाइप्स ऑफ क्रॉस ही हैज डन एंड गिवन द 3 लॉ। तो 2 क्रॉस जो कराए थे वो कराए थे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसकी मैं क्लास में बात कर रही थी। नाउ फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर।